कक्षा प्लस क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पुनः आपका एक बार फिर स्वागत है। हम शिक्षा मनोविज्ञान की बात कर रहे थे और उसी क्रम में आज हम बात करेंगे कि जो हमारे शिक्षण के उद्देश्य है। जब हमने पिछली बार अपनी क्लास ली थी तो हमने देखा था कि शिक्षण व्यवस्था जो होती है अपने कुछ उद्देश्यों को लेकर चलती है, उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। और वो ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? विद्यार्थी के संज्ञानात्मक पक्ष का, उसके भावनात्मक पक्ष का और क्रियात्मक पक्ष का विकास करना। और हम यहाँ पर देख पा रहे हैं संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। इसको पढ़ने के बाद में हम ये जान पाएंगे कि संज्ञानात्मक पक्ष का जो विकास होता है उसका क्रम क्या होता है, और जो भावात्मक पक्ष जिसको हम इमोशनल डेवलपमेंट बोलते हैं उसके विकास का क्रम क्या होता है। और यहाँ से हम जान पाएंगे कि हमारा जो क्रियात्मक पक्ष है, हमारा जो क्रिया से संबंधित पक्ष है, उसके विकास का क्रम क्या होता है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखिए, जो संज्ञानात्मक पक्ष है उसको जो प्रवर्तक है वो ब्लूम है। उन्होंने 1956 के अंदर संज्ञानात्मक पक्ष के बारे में सर्वप्रथम हमें बताया था, और उन्होंने बताया था कि किस तरह से संज्ञान का विकास एक बालक करता है। संज्ञानात्मक पक्ष से हमारा तात्पर्य है उसके बौद्धिक पक्ष से, उसके बौद्धिक पक्ष से, यानी उसके ज्ञान के पक्ष से, वो जो ज्ञान का निर्माण कर रहा है उससे। अब वो निर्माण कैसे होता है? देखिए, हमारे सामने सर्वप्रथम क्या उपस्थित होता है? ज्ञान, नॉलेज, ठीक है। हमने कहा था जब हमने शिक्षण के अंदर स्मृति के बारे में पढ़ा था कि बच्चे का सर्वप्रथम जो स्तर होता है वो स्मृति का होता है, उसके पश्चात वो अवबोध को सीखता है और फिर वो कहाँ पर जाता है? चिंतन को, ठीक है। यहाँ पर आपके पास में सर्वप्रथम कोई ज्ञान आता है, ठीक है। जब हम बौद्धिक पक्ष की पास बात कर रहे हैं इसका मतलब सर्वप्रथम हम किससे डील कर रहे हैं? ज्ञान से। ज्ञान के पश्चात उस ज्ञान को अवबोध करने का प्रयास बालक के द्वारा किया जाता है। और अवबोध का मतलब क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग। हमने पहले भी इसके ऊपर बात की है, समझना, ठीक है। ज्ञान और ज्ञान के बाद में उसको समझना, अवबोध करना, अंडरस्टैंडिंग करना कि क्या इस ज्ञान का जो मतलब क्या होता है उसको समझने का प्रयास करना। और उसके बाद में क्या किया जाता है? ज्ञानोपयोग, यानी एक्टिवेशन, कि जो ज्ञान हमें मिला है उसका उपयोग करना। देखिए, ज्ञान का तात्पर्य कभी ये नहीं होता है कि हम आंकड़ों को याद करें या चीज़ों जो वस्तुएं हैं या फैक्ट्स हैं उनको केवल मेमोराइज करें। ज्ञान का एक क्रम होता है कि हम सबसे पहले ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं, फिर उसको हम समझ रहे हैं, अवबोध कर रहे हैं, और तत्पश्चात उसका क्या कर रहे हैं? उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। आपने पढ़ा कि लाभ हानि क्या होता है, लाभ हानि के ज्ञान को आपने अर्जन किया, ठीक है। उसके बाद में उसको अवबोध कर कर आपने समझा कि लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है, किन परिस्थितियों में कैसे लाभ की गणना की जाती है, हानि की गणना कैसे की जाती है। तत्पश्चात आपने क्या किया? उस ज्ञान का उपयोग किया। अपने दैनिक जीवन में उस ज्ञान का हमने क्या किया? उपयोग किया। ज्ञान का उपयोग होता है। और जब हम ज्ञान का उपयोग करते हैं किसी भी वस्तु का तो हम उसका विश्लेषण जरूर करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं कि उसका एनालिसिस करते हैं कि हमने सही किया या नहीं किया। ये मानव की प्रवृत्ति होती है कि जब कभी भी हम किसी भी वस्तु या किसी भी ज्ञान या किसी भी परिस्थिति का उपयोग करते हैं, उपभोग करते हैं, तो हम उसके पश्चात क्या करते हैं? एनालिसिस करते हैं। कि हम क्लास लेते हैं, क्लास के बाद में हम उसका भी विश्लेषण करते हैं कि क्या सही था, क्या गलत था, इसमें क्या सही किया जा सकता था। हम जब एग्ज़ाम देते हैं तो उसके बाद में भी अपना विश्लेषण करते हैं कि और अच्छा कैसे किया जा सकता है। तो हर परिस्थिति के बाद में अपने ज्ञान को परखने के बाद में हम क्या करते हैं? उसका विश्लेषण करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं। और जब विश्लेषण कर दिया हमने, ठीक है, तो जो विश्लेषण का मतलब क्या होता है? उसकी सारी कमियां, अच्छाई को देखना। हर क्षेत्र में, उसके हर परिप्रेक्ष्य में हम क्या करें? उसका विश्लेषण करें कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या सुधार किया जा सकता है। और विश्लेषण के बाद में हम वापस किस अवस्था पर आ जाते हैं?
संश्लेषण की अवस्था। विश्लेषण कौन सी अवस्था होती है? केंद्र से उसको विपरीत दिशाओं में हर दिशा की पॉसिबिलिटीज़ को देखना और तत्पश्चात जो उचित है, जो हमारे लिए श्रेष्ठ है, उसका वापस संश्लेषण करना। हम उसको क्या बोलते हैं? सिंथेसिस। कि आपने कुछ सीखा, आपने ज्ञान प्राप्त किया, उसको आपने समझकर अपने अंदर उतारा, उसके बाद में उसका उपयोग आपने किया, और जब उपयोग करा तो उसके तत्पश्चात आपने उसका क्या किया? विश्लेषण किया कि क्या इसमें सुधार किया जा सकते हैं, कहाँ गलतियाँ हो गई थी, कहाँ तक हम इसको और अच्छा बना सकते हैं। और जो आपको अपने अंदर रखना है उसको संश्लेषित करते हुए आपने पुनः क्या कर दिया? अपने साथ में लिया, और अंत में आप क्या करते हैं? मूल्यांकन। क्या करते हैं? मूल्यांकन। तो हमारी जो संज्ञानात्मक पक्ष है, हमारा जो बौद्धिक पक्ष है, वो कहाँ पर आकर खत्म होता है? मूल्यांकन पर। और जब मूल्यांकन होता है तब जाकर हमारा जो ज्ञान है वो स्थायी रूप से हमारे अंदर आता है। समझ रहे हैं? तो ये इसके क्या होते हैं? क्रम चलता है। इसका एक तरीका है कि ज्ञान का निर्माण हम कैसे करते हैं, हमारे बौद्धिक पक्ष का हम विकास कैसे करते हैं। और जब तक इसको हम फॉलो नहीं करेंगे तो आप मान के चलिए कि हमारा जो बौद्धिक पक्ष का जिस तरह से विकास होना चाहिए वो होता नहीं है। सर्वप्रथम हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसको समझते हैं, अवबोध करते हैं, उसके पश्चात ज्ञानों का हम उपयोग करते हैं, उसके बाद में क्या करते हैं? विश्लेषण करते हैं, उसके विभिन्न जो एस्पेक्ट्स हैं उनको देखते हैं, संश्लेषण करते हैं, और अंत में क्या आता है? मूल्यांकन, इवेल्युएशन करते हैं कि क्या सही था, क्या गलत था, और कहाँ पर। मूल्यांकन हमें क्या बताता है? मूल्यांकन हमें साथ में यही भी बताता है कि कौन सी जगह कमी रही, और फिर हम क्या करते हैं? वापस प्रयास कर कर उसको सुधार करने का प्रयास करते हैं। मूल्यांकन की अवस्था बड़ी शानदार है। मूल्यांकन हमें कहाँ ले जाता है? वापस ज्ञान की अवस्था में ले जाता है। जहाँ कमियाँ हैं हमारी, उसको सुधारते हुए हम वापस अवस्थाओं से गुजरते हैं और शनै शनै अपने ज्ञान का निर्माण करते चले जाते हैं। तो इस तरह तो क्या होता है? किसी भी छात्र के संज्ञानात्मक पक्ष का विकास होने का तरीका हमारे पास में ये है। और वो तरीका क्या है? इन फिल्टर्स के माध्यम से वो आगे बढ़ता चला जाता है और अपने संज्ञानात्मक पक्ष का क्या करता है? विकास करता है। ठीक है? क्योंकि हम पिछली कुछ क्लासेस से लगातार बोलते आ रहे हैं संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। तो ये संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष है, इनका विकास आखिर होता कैसे हैं? आगे चलते हैं। हमारा जो भावात्मक पक्ष है, यानी जो इमोशनल डेवलपमेंट है, उसकी हम बात करते हैं। ब्लूम, करथवाल और मसीहा 1964 के अंदर ये अवधारणा आई है। और इनका संबंध, जैसे कि संज्ञानात्मक पक्ष का संबंध किससे होता है? बौद्धिक पक्ष से। ठीक है? तो अब इसका संबंध किससे है? हमारे भाव और हमारे संवेग से। हमारे भाव और हमारे संवेग से। ठीक है? अब भाव और संवेग क्या होते हैं? कल किसी ने मुझसे पूछा था कि सर ये संवेग कितने प्रकार के होते हैं। तो मैकडूगल हमारे एक मनोविज्ञानी हुए हैं, उन्होंने 14 प्रकार के क्या बताए हैं? संवेग बताए हैं। उनका अध्ययन जब हम संवेगों का अध्ययन करेंगे तो वहाँ पर करेंगे। तो हमारे जो भाव और संवेग है, ठीक है, इनका विकास कैसे होता है, इसकी भी एक प्रक्रिया है। सबसे पहला कार्य क्या करते हैं हम? ग्रहण करना। हम परिस्थितियों को देखते हैं, भावों को देखते हैं, संवेगों को देखते हैं, और हमारे आसपास की परिस्थितियों के माध्यम से हम क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं, रिसीव करते हैं। ठीक है? क्योंकि भाव और संवेग कोई ज्ञान नहीं है जिसको केवल सुनकर ग्रहण किया जाए। ठीक है? भाव संवेग ज्ञान नहीं है जिसको सुनकर ग्रहण किया जाए। सीधे शब्दों में कहें तो जैसा हमारे डेली रूटीन के अंदर हम बात करते हैं तो हमारे बौद्धिक पक्ष का ज्ञान का संबंध बुद्धि से है, जबकि भाव और संवेग का मतलब किससे है? हमारे मन के अंदर जो चल रहा है, हमारे दिल में जो चल रहा है, जो हमारे संवेग विभिन्न तरह के, हमारी दुख है, क्रोध है, ईर्ष्या है, ठीक है, जो भी हमारे 14 तरह के जो संवेग है उनसे संबंधित है। और इनको हम कैसे करते हैं? ग्रहण करते हैं, देखते हैं, परिस्थितियों के माध्यम से उनको ग्रहण करते हैं। तो ग्रहण करने के बाद में क्या करते हैं? उनके प्रति हमारा रेस्पॉन्स, हम रेस्पॉन्स करते ही हैं। जब हम दुखी होते हैं तो हमारा रेस्पॉन्स दुखी जैसा होता है। प्रसन्नता जब हमारे सामने होती है तो आपके चेहरे के भाव बदल जाएंगे। जब आप चिंता से घिरे होते हैं तो आपको बहुत सी बार लोग बोलते होंगे कि आज क्या बात है, कुछ तो हुआ है। ठीक है?
है ना, इवन यू आर नॉट टेलिंग देम द फैक्ट कि व्हाट एक्चुअली हैड हैपेंड इन योर लाइफ, आप उनको नहीं बता रहे हैं कि मेरी लाइफ में क्या हुआ है या क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी आपकी जो भाव है, आपकी जो स्थिति है, उसको देखकर लोग बाग हमसे पूछ लेते हैं बहुत सी बार कि भाई क्या है, क्यों, क्योंकि हम ग्रहण करने के पश्चात क्या करते हैं, अनुक्रिया करते हैं, रेस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, मूल्यांकन, ठीक है, वैल्यूइंग। यहाँ पर मूल्यांकन क्या है, वैल्यूइंग, मूल्य अंकन, ठीक है, ये यहाँ पर एग्जैक्टली हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, मूल्य अंकन, ठीक है। अब मूल्य अंकन क्या है, वैल्यूइंग से हमारा क्या तात्पर्य है, देखिए जब हमने कोई भी परिस्थिति हमारे सामने आती है और उस परिस्थिति के अनुसार हमारी परिस्थितियों के साथ में हम उसको रिसीव करते हैं और फिर हम उसके प्रति हमारा रिस्पॉन्स करते हैं, उसके बाद में हम उसकी वैल्यूइंग करते हैं, मूल्य उसका क्या है, समझ में आ रहा है। हम एक परिपक्व व्यक्ति, बहुत से आपने देखा होगा, हम कहते हैं कि इस परिस्थिति में वो व्यक्ति बड़ा सहजता के साथ में क्या करता है, उसका सामना करता है। तो उसने क्या किया होगा कि ऐसी परिस्थितियों से सब गुजरा और जब उसके संवेग, उसके भावनात्मक पक्ष का विकास होता है तो वो उसका मूल्यांकन करता है, वैल्यूइंग करता है कि क्या सही था, किस तरह रिस्पॉन्स करना चाहिए था, कितना करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था, उसका मूल्यांकन करता है वो, और वो उसको प्रशिक्षित करने का प्रयास करता है कि मुझे आगे से ऐसा नहीं करना है, यहाँ मेरे से यहाँ पर गलती हो गई, ये नहीं करना चाहिए था। हम सब ऐसा करते हैं और सीखते चले जाते हैं भविष्य के लिए। मूल्यांकन करने के बाद में हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन, संगठन करते हैं उसका अपने अंदर, उन भावों का क्या करते हैं, अपने अंदर संगठन करते हैं, चीज़ों को सीखते हैं, अपने अंदर भाव संवेग जो है उसको प्रशिक्षित करने के बाद में अपने व्यवहार के अनुसार, अपने व्यक्तित्व के अनुसार हम उनका संगठन करते हैं और अंत में क्या होता है, हमारे चरित्र का निर्माण इन संवेगों के आधार पर होता है। चरित्र क्या है, व्यक्तित्व क्या है, व्यक्तित्व वास्तव में हमारे जो संवेग है, उन संवेगों का आपने कैसा मैनेजमेंट किया है उसका प्रदर्शन है, ठीक है, कि आप किस परिस्थिति में किस तरह से रिएक्ट करते हैं, आपने जो प्रक्रिया थी उसके बाद में संगठन क्या किया है अपने अंदर आपने क्या स्थापित किया है, और वो जब सब कुछ हमारे सामने दिखता है वही हमारा व्यक्तित्व होता है कि आपकी सोच कैसी है, क्या आप दूसरे के प्रति बाइस्ड है, प्रेजुडाइज्ड है, क्या आप लोगों के अंदर कमियां ही देखते हैं, खूबियां देखते हैं, या किसी परिस्थिति में, विशेष परिस्थिति में आप किस तरह से रिएक्ट करते हैं। ये सब कैसे होता है, हमारे भावनात्मक पक्ष के जो संवेग हैं उसके साथ में हमने किस तरह से डील किया है। और ये जो डीलिंग है हम स्वयं नहीं करते हैं, क्योंकि अगर हम स्वयं करते तो हम कैसे बोलते कि बच्चे का विकास करना है भावनात्मक पक्ष का, उसके आसपास का परिवेश, वातावरण, परिस्थितियाँ, ये सारी मिलकर क्या करती है, उसके संवेगों का प्रशिक्षण का कार्य करती है। और इसीलिए कहा जाता है कि छोटे बच्चों के जो संवेग हैं उनको हमें दबाना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम उन्हें दबाएंगे, अगर किसी विद्यार्थी के संवेगों को दबाया जाएगा तो वो बहुत ही विकट परिस्थिति में कभी ना कभी उभर कर वापस सामने आएंगे। तो हमें उनको दबाना नहीं है, उनको प्रशिक्षित करना है कि किस तरह से उन संवेगों का उसे सामना करना है, कि अगर ऐसी परिस्थिति आए तो वो क्या करे, उसे वो बताना है। और स्नेह स्नेह आप देखेंगे कि उसके अंदर परिवर्तन आना प्रारंभ हो जाएगा। और अगर हमने अपनी राय उसके ऊपर थोपने का प्रयास किया और उसके संवेगों को दबाने का प्रयास किया तो उसका जो व्यक्तित्व है वो कुसमायोजित बन जाएगा। आगे चलते हैं, अगला पक्ष आप देख रहे हैं क्रियात्मक पक्ष, ठीक है। और सिम्पसन ने 1969 के अंदर हमें क्रियात्मक पक्ष के बारे में बताया। और क्रियात्मक पक्ष से हमारा क्या तात्पर्य है, कार्य क्रिया, ठीक है। कार्य क्रिया हम प्रारंभ से ही कहते आ रहे हैं कि जिसको हम स्किल बोल सकते हैं, निपुणता, जो हम कहते हैं कि शारीरिक रूप से हम जो क्रियाएं कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, उनके अंदर जो निपुणता है, उसके लिए हमने किसका काम क्या बोला है, उसके लिए क्रियात्मक पक्ष। होता क्या है, सबसे पहले उद्दीपन, स्टिमुलस, ठीक है। स्टिमुलस हमारे सामने आता है और वो क्या करता है, हमें स्टिमुल कर रहा है। यानी उद्दीपन का कार्य क्या होता है, हम जब क्या करते हैं क्रियात्मक पक्ष के लिए, मैंने पहले भी कहा कि
हमने एक उदाहरण दिया था कि हम खेल के मैदान पर जाते हैं और वहाँ पर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को खेलते हुए देखता है बच्चा, और बच्चा उसको खेल कर देख कर वो घर पर आकर अपने पेरेंट्स से बोलता है कि मुझे भी खिलाड़ी बनना है। तो वो खिलाड़ी क्या कर रहे हैं, उसके लिए उद्दीपन का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि वो उसे क्या कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं उद्दीपन के रूप में। क्रिया करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, उद्दीपन। किसी भी कार्य को करने के लिए हमारे पास सबसे पहले क्या होता है, उद्दीपन, स्टिमुलस हमारे पास में होता है जो हमें उस कार्य के करने के लिए प्रेरणा देता है। ठीक है, तो क्रियात्मक पक्ष के लिए सबसे पहला काम क्या होता है, स्टिमुलस। छोटा बच्चा जब होता है तो वो साइकिल को नहीं जानता है, और पड़ी भी हो साइकिल तो उसको नहीं पता है कि इसको कैसे चलाना है। वो क्या करता है, अपने आसपास के बच्चों को देखता है जो उससे बड़े हैं, जो साइकिलिंग कर रहे हैं, और वो बच्चे उसके लिए क्या है, उद्दीपन। वो उनको देखकर खुद भी वैसा करने का प्रयास करता है। जो भी क्रिया करते हैं हम, हमारे लिए हर के लिए क्या होता है, उद्दीपन। बच्चे का जैसे जैसे विकास होता जाएगा उसके सामने नए नए उद्दीपन आते जाएंगे, और वह क्रियात्मक पक्ष का उस उद्दीपन की प्रारंभिक अवस्था से अपने क्रियात्मक पक्ष को आगे बढ़ाता चला जाएगा। ठीक है, आपने किसी को स्कूटी चलाते देखा, आपका मन किया कि मुझे भी स्कूटी सीखनी है। आपने किसी को कार ड्राइव करते देखा, आपने किसी को स्विमिंग करते हुए देखा। ठीक है, आपने किसी को कोई खेल खेलते हुए देखा। ठीक है, या किसी को नृत्य करते हुए देखा, ड्रामा करते हुए देखा, गाना गाते हुए देखा। तो ये सारी चीज़ें क्या कर रही है, आपके लिए उद्दीपन का कार्य कर रही है। तो सर्वप्रथम ये आप सबको उद्दीपन का कार्य करेगा। फिर क्या करता है वो, अगले क्रम में गुणात्मक रूप से कार्य करना प्रारंभ कर देता है। गुणात्मक रूप से क्यों करता है गुणात्मक रूप से काम वो, क्योंकि उससे भी जब वो उद्दीपन मिला और उद्दीपन से उसने स्व प्रेरणा ली कि मुझे भी ये करना है, ये क्रिया मुझे भी करनी है, तो फिर गुणात्मक रूप से काम करता है। हर तरह से वो उसे करने का प्रयास करता है, सीखने का प्रयास करता है, बहुत सारी क्रिया करते हैं। गुणात्मक रूप से कार्य का मतलब क्या होता है कि चूंकि वो अभी उसमें निपुण नहीं है, इसलिए वह विभिन्न प्रकार की क्रियाएं गुणात्मक रूप से कर रहा है। ठीक है, और फिर क्या होता है, वो नियंत्रण करता है, कंट्रोलिंग करता है, क्योंकि अभी तो उसने क्या किया, उस क्रिया के लिए गुणात्मक कार्य किए, तरह तरह से कार्य किए, लेकिन उसे क्या करना है, उस पर कंट्रोल करना है, क्योंकि उसने विभिन्न परिप्रेक्ष्य में कार्य किया। ठीक है, उदाहरण के लिए आपने स्विमर को देखा स्विमिंग करते हुए, उद्दीपन। फिर आपने स्विमिंग सीखने की सोची, लेकिन जब आप स्विमिंग करने गए तो आपको गुणात्मक रूप से कार्य करवाए जा रहे हैं। आपका कोच आपको बोल रहा है कि आपको इस दीवार को पकड़ के पहले पैर चलाना है केवल। ठीक है, फिर आपको हाथ चलाना सिखाया जा रहा है, फिर आपको डाइव करना सिखाया जा रहा है। ठीक है, फिर पानी के ऊपर अपना सिर कैसे बाहर निकालना है ये सिखाया जा रहा है। ठीक है, विभिन्न गुणात्मक क्रियाएं आपसे करवाई जा रही हैं। ठीक है, और उसके बाद में क्या हो रहा है, कंट्रोलिंग का काम आप क्या कर रहे हैं, नियंत्रण का काम कर रहे हैं। फिर आपने क्या करा, उन सारी क्रियाओं को नियंत्रित किया। उन नियंत्रित क्रियाओं को करने के बाद में आपने उन सब का समायोजन किया, कोऑर्डिनेशन किया। यानी अभी तो आप अलग से पैर चला रहे थे, हाथ अलग से चलाना सीखा, पानी पे फ्लोटिंग करना अलग से सीखा, मुंह बाहर रखना अलग से सीखा, डाइव करना अलग से सीखा, और अब सबका क्या कर दिया आपने, कोऑर्डिनेशन यानी समायोजन कर दिया। सबको एक साथ आप लेकर आ गए, और जब सबका आपने समायोजन कर दिया तो उसका क्या हो गया, स्वभावीकरण हो गया। मतलब वो स्वभाव में आ गई, आपके बिहेवियर के अंदर वो सारी चीज़ें आ गई, और तत्पश्चात क्या हुआ, आपके आदत का निर्माण हो गया। आपने स्वभावीकरण कर दिया, अपने स्वभाव में उसको आप लेकर आ गए, और फिर आपने बार 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 उसी क्रिया को दोहराया। और जब आपने बार बार उस क्रिया को दोहराया तो आपका क्या हो गया, हैबिट का फॉर्मेशन हो गया, यानी आदत का निर्माण हो गया। और जब आपकी आदत का निर्माण हुआ, ठीक है, आपकी आदत का निर्माण हो गया, तो आप मानिए कि एक बार जिस आदत का निर्माण हो जाता है उसे हम भूलते नहीं है। मैंने एक स्विमिंग का उदाहरण दिया था, आपने इस सारे क्रम से आते आते आदत का निर्माण कर लिया, मीन्स आपने स्विमिंग करना सीख लिया, समझ गए। अब आपने स्विमिंग सीखकर उसका प्रैक्टिस किया। अब ऐसा कीजिए आप अगले, चूंकि हमारे जो मौसम है वो बदलते चले जाते हैं,
जब विंटर आ जाएगी तो आप स्विमिंग नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना। विंटर के जो अपने 6-7 महीने होते हैं जब स्विमिंग की व्यवस्थाएं नहीं होती है, लेकिन उसके बाद में वापस आप जब स्विमिंग के लिए जाएंगे तो आप बड़ी आसानी से स्विमिंग करेंगे और उसी निपुणता के साथ करेंगे। चाहे आपके स्विमिंग के अंदर 6 मंथ का गैप आ गया हो, चाहे 1 ईयर का गैप आ गया हो। क्यों? क्योंकि आप आदत का निर्माण कर चुके हैं। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एक बार जो आदत आपने निर्माण कर ली क्रियात्मक पक्ष की, वो आदत कभी भी भूली नहीं जाती है, कभी नहीं भूलते हैं। आपने एक बार साइकिल चलाना सीख लिया, ऐसा करो 10 साल तक साइकिल नहीं चलाएं तो हम भूल जाएंगे क्या? हम नहीं भूलते हैं। हमने एक बार स्विमिंग करना सीख लिया, आप 5 साल तक स्विमिंग नहीं करें, लेकिन आप जब भी जाएंगे हो सकता है कि आपकी जो निपुणता का स्तर था उसके अंदर थोड़ी कमी आ जाएगी। ये नेचुरल है, क्योंकि जिस चीज़ का हम लगातार प्रयास नहीं कर रहे हैं उसकी निपुणता थोड़ी हमारी कम हो जाती है। लेकिन आप भूलेंगे नहीं। आप कभी ऐसा नहीं होगा कि आपने स्विमिंग सीखा हुआ है और 10 साल बाद में पता चले कि पूल के अंदर डूब गए आप, ऐसा कभी नहीं होगा। आप आसानी से स्विमिंग कर लेंगे अगर आपकी स्विमिंग सीखने के 10 साल बाद में आपको कभी मौका मिला स्विमिंग करने का। तो कहने का मतलब है कि एक बार हमारा क्रियात्मक पक्ष का निर्माण हो जाता है, आदत का निर्माण हो जाता है, तो हम उसे वापस भूलते नहीं हैं। हम कभी नहीं भूलते हैं उसको, क्योंकि वो हमारी आदत के अंदर चला गया है। हमारे घर में रोज़ इसका उदाहरण देखते हैं। हम खाना बनाते हैं, हमारे घर में माताएं बहनें जब खाना बनाती है, और अगर मुझे कह दिया जाए खाना बनाना है तो उसमें बहुत अंतर है। मुझे बहुत कॉन्शियसली काम करना पड़ेगा और कॉन्शियसली करने के बाद में भी रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये सारे चरणों से मैं गुजरा ही नहीं, इन चरण से मैं नहीं गुजरा। लेकिन जो इन चरण से गुजरा है लगातार, तो आप बताइए कि सुबह शाम अगर हमारी माताएं बहनें खाना बना रही है और अगर वो आदत उनकी इतनी अच्छी नहीं हो तो दुनिया में इससे बोरिंग कोई काम नहीं है। लेकिन चूंकि वो उनकी आदत का निर्माण इतना अच्छा है कि जब वो खाना बनाते हैं तो उनको लगता ही नहीं है हम खाना बना रहे हैं, वो काम ऑटोमेटिक होता है। चाहे उनका ध्यान कहीं और हो, कहीं किसी और से बात कर रहे हो, चाहे फ़ोन पर बात कर रहे हो, चाहे टीवी देख रहे हो, वो काम ऑटोमेटिक होगा। जिस क्रम में वो काम होना है वो अपने आप होता है, उसे करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि आदत का निर्माण हो गया। कोई टेलर है और वो कपड़े सिल रहा है, ठीक है, तो आप देखिए कि मैकेनिकल तरीके से उसके हाथ चलते हैं। एक मैकेनिकल तरीके से वो लगातार, उसको पता है इसके बाद में करना है, इसके बाद में करना है, जबकि हो सकता है कि उसका दिमाग वहाँ पर हो ही नहीं उस समय, और वो अपने आप उसकी क्रियाएं होती चली जा रही हैं। अगर कोई ड्राइवर होता है, हम ड्राइविंग करते हैं, कार चलाते हैं, बहुत सी बार ऐसा होता है कि हम बातें करते चले जा रहे हैं लोगों के साथ में, हमारा ध्यान कहीं और है, किसी विभिन्न मुद्दों पर हम चर्चाएं कर रहे हैं, लेकिन गाड़ी चल रही है। क्यों? क्योंकि आदत का निर्माण हो गया। ठीक है, तो क्रियात्मक पक्ष का निर्माण इसलिए इस तरह से होता है। तो ये सारे तरीके हैं जो हमने शिक्षण के उद्देश्य देखे थे, संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष, तो उनका विकास किस क्रम में होता है इसको जानना हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इसको जानने के बाद में हमें बड़ा समझ में आ जाता है। परीक्षा में प्रश्न भी पूछ लिया जाता है, डायरेक्ट प्रश्न भी पूछा जाते हैं कि संज्ञानात्मक पक्ष किससे संबंधित है, भावात्मक पक्ष किससे संबंधित है, क्रियात्मक पक्ष किससे संबंधित है। तो निश्चित रूप से ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर आपको यहाँ से कुछ उचित जानकारी मिली है तो अब तक अगर आपने हमारे कक्षा प्लस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।